Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 1, that is democracy in the contemporary world. Now today our topic is on page number 8, 1.2, the changing map of democracy. So let's start. 20th century was the full of the kind of the story we have read about, stories of the transition of democracy, of challenges to democracy, of military coups, of struggles of the people to bring back democracy. Was there a pattern to these stories that records both the march towards democracy and the setbacks to democracy? Let us use the basic features we noted earlier and identify democratic among डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि जो हमारी 20th सेंचुरी रही है वो 20th सेंचुरी पूरी तरीके से डेमोक्रेसी की सेंचुरी रही है। मतलब उसमें डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन हुआ 20th सेंचुरी में, या फिर से मिलिट्री के द्वारा उसको छीन लिया गया, बाद में फिर से डेमोक्रेसी का रिफॉर्मेशन हुआ। तो ये अब हम एक पैटर्न देखेंगे कि इसके अंदर, इन स्टोरीज के अंदर कुछ पैटर्न था। इसका हम रिकॉर्ड देखेंगे कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी से वो सेटबैक्स हुई 20th सेंचुरी के अंदर। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझेंगे। दैट इज व्हाट्स द 3 maps are shown here. Take a look at these 3 maps below and find out if there was a pattern in the way of democracy have evolved in the 20th century. देखिए यहाँ पर आपको 3 मैप दिए गए हैं। ये 3 मैप आपको देखना है और आपको बताना है कि इसमें कोई सा पैटर्न है कि किस तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो आई है, डेमोक्रेसी का जो वे है उसका कुछ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं, ये आपको देखना है और देख के बताना है। देखो आपको पहला मैप दिया है पेज नंबर 8 पे। यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1900 टू 1950, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1900 से 1950 तक जिन जिन देशों में रही है उन देशों को मार्क किया गया है, कुछ पिंक कलर से, डार्क पिंक कलर या कुछ लाइट पिंक कलर से। इसके अलावा जो सेकंड मैप आपको दिया है और थर्ड मैप दिया है वो पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है। यहाँ जो सेकंड मैप है उसमें आपको हल्का सा येलोइश कलर, ऑरेंज येलोइश कलर से ऑरेंज कलर से मार्क किया गया है कि किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो 1975 के अंदर रही है। फिर लास्ट में येलो कलर से मार्क किया गया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो 2000 में रही है। तो इसको आप स्टडी करें और स्टडी करके बताएं कि क्या ये एक पैटर्न को फॉलो करती है। चलिए अब हम देखते हैं। द फर्स्ट मैप डिपिक्ट्स द कंट्री दैट वर डेमोक्रेटिक इन द 1950। फर्स्ट मैप में बताया गया है कि जो 1950 के अंदर जो कंट्री डेमोक्रेटिक थी उसको दर्शाया गया, उसको बताया गया। अ फ्यू ईयर आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब आपको मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद 1950 का दौर आया। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हुई थी। दिस मैप आल्सो शोज कंट्री फ्रॉम दिस सेट दैट हैड ऑलरेडी बिकम डेमोक्रेटिक बाय 1900। देखो इसमें जो कंट्री पहले से डेमोक्रेटिक हो चुकी थी 1900 में, उसके बारे में भी बताया गया है। द सेकंड मैप प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइन इन 1975। इसके अलावा जो 1975 में डेमोक्रेटिक कंट्रीज रही है उनके पिक्चर बताई गई है सेकंड मैप के अंदर। देखिए जैसे जैसे ये कॉलोनियल रूल से आज़ाद होने लगी थी कंट्री, तो इस तरीके से उनमें डेमोक्रेसी भी आने लगेगी। फाइनली वी टेक अनदर लीप एंड लुक एट डेमोक्रेसी इन द ईयर 2000। और थर्ड मैप के अंदर जो कंट्रीज में 2000 के अंदर डेमोक्रेसी आई उनके बारे में बताया गया है। ओके, 2000 मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में। As we look at these maps, let us ask ourselves some question. How is democracy marched through the 20th century? अब देखो, अब जब हम ये मैप देखते हैं और ये पैटर्न देखते हैं तो हमें एक क्वेश्चन अपने आप से आता है कि किस तरीके से जो हमारी 20th सेंचुरी उसमें डेमोक्रेसी आई। जो 20th सेंचुरी का ईयर रहा है या जो ये 100 ईयर्स रहे हैं इसमें डेमोक्रेसी हर कंट्री के अंदर तेजी से आई। व्हेन डिड द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस? ये एक्सपेंशन कैसे होना शुरू हुआ, सबसे पहले कौन से रीजन के अंदर हुआ? तो देखें हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा हमें इसको पीछे जाना पड़ेगा यदि हमें इस पर्सपेक्टिव को समझना है। तो देखिए पहली चीज, डेमोक्रेसी हैज एक्सपांडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। पूरी 20th सेंचुरी के अंदर जो डेमोक्रेसी एक्सपांड हुई है ये बात सही है, लेकिन हम जब इसके पीछे जाएं तो हमें कुछ पर्सपेक्टिव मिलते हैं, जैसे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी या जो रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी वहां से डेमोक्रेसी को जन्म दिया गया था, वहां से जो डेमोक्रेसी है उसका कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था।
ओके, देखिए सेकंड, डेमोक्रेसी डू नॉट एक्सप्रेस इवनली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इन सम रीजन एंड देन स्प्रेड टू अदर। यदि हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी जो 20वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई है फैलना, तो एक साथ सब दूर नहीं फैली, पहले कुछ रीजन के अंदर कुछ इलाकों में वो फैली, फिर उसके बाद रीजन टू रीजन दूसरे इलाके भी इसको अपनाते चले गए। ओके, व्हाइल मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री आर डेमोक्रेटिक टुडे, देखिए आज की अगर हम बात करें तो आज बहुत सारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब दुनिया की ज्यादातर कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन फिर बहुत सारे रीजन वर्ल्ड में ऐसे हैं जो आज भी नॉन डेमोक्रेटिक है। ओके, या यूं कहना चाहिए सन 2000 तक के, क्योंकि मैप में हमें 2000 तक का ही बताया गया है कि बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है, मतलब वहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं 1.3 फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है उसके फेज के अंदर एक्सपेंशन कैसे हुआ, अभी हमने कुछ यहाँ पर मैप के माध्यम से समझा कि 1900 से लगाकर 2000 के अंदर किस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर एक्सपेंशन हुआ, किस तरीके से जो देश हैं, दुनिया के अलग अलग देश हैं, वहां पर उन लोगों ने डेमोक्रेसी को अपनाया। लेकिन जो डेमोक्रेसी इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई थी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, वो हम देखने जा रहे हैं। These maps do not tell us much about what happened before the 20th century। देखिए 20th सेंचुरी के बारे में बता रहे हैं मैप, लेकिन 20th सेंचुरी के पहले की पिक्चर ये नहीं बता रहा है। यदि हम 20th सेंचुरी के पहले की पिक्चर देखें तो अभी हम हिस्ट्री जो पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आएगा, जो 1789 के अंदर हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है या जो रशियन रिवॉल्यूशन है, इन दोनों रिवॉल्यूशंस ने जन्म दिया था आपकी प्रेजेंट डे डेमोक्रेसी को। ओके, throughout the 19th century democracy in the France was overthrown and restored। यदि हम फ्रांस की बात करें तो 19th सेंचुरी के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो आई भी और गई भी। ओके, रिस्टोरेशन भी उसका हुआ। Yet the France revolution inspired many struggle for the democracy all over the Europe। देखिए जो फ्रांस रिवॉल्यूशन है, जब वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई तो उसके बाद में पूरे यूरोप के अंदर जो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनने की एक होड़ लग गई। वहां से लोगों को इंस्पिरेशन मिला कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो होनी चाहिए और लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है। इन ब्रिटेन द प्रोग्रेस टुवर्ड्स डेमोक्रेसी स्टार्टेड मच बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले ही यहाँ डेमोक्रेसी की जो प्रोग्रेस है वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बहुत स्लो थी, इतनी फास्ट नहीं थी। Though the 18th and 19th century series of political events reduced the power of monarchy। यदि हम बात करें 18th और 19th सेंचुरी की तो बहुत सारे ऐसे सीरीज ऑफ मूवमेंट हुए जिन्होंने मोनार्ची रूल या जो राजा राज्य करते थे उनके पावर्स को कम किया है। ओके, और फेडरल लॉर्ड्स के पावर्स को भी कम किया है। ये फेडरल लॉर्ड क्या होते हैं हिस्ट्री पार्ट में हम पढ़ेंगे। The rights to vote was granted to more and more people around the same time as French Revolution। देखिए मोनार्ची रूल और फेडरल लॉर्ड्स के जो अधिकार हुआ करते थे उसको कम किया है। 18th और 19th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए, वहां पर जो वोटिंग का राइट्स है वो लोगों को मिला और मालूम पड़ा कि जो वोटिंग राइट्स क्या होता है, लेकिन सभी लोगों के पास में ये वोटिंग राइट्स नहीं था। कुछ विशेष लोगों को वोटिंग राइट्स उस समय मिलता था। द ब्रिटिश कॉलोनीज इन द नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन 1776। देखिए ब्रिटिश कॉलोनी नॉर्थ अमेरिका की थी, नॉर्थ अमेरिका में जो थी 1776 में उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया उसे कि हम यहाँ पर जो कॉलोनिकल रूल है वो हटा रहे हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर दीस कॉलोनीज केम टुगेदर टू फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ समय बाद ये जो कॉलोनीज है इन्होंने एक स्टेट बनाया, नया स्टेट फॉर्म किया जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, और उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया 1987 के अंदर। लेकिन यहाँ पर सभी को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं था या सभी को वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। In the 19th century, struggle for the democracy often centered around political equality, freedom and injustice। देखिए हम 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही जो पॉलिटिकल इक्वालिटी, फ्रीडम या जस्टिस होना चाहिए इसको लेके जो स्ट्रगल वगैरह है वो शुरू हो गई है। और सबसे पहली जो इसमें डिमांड बढ़ी है वो बढ़ी है एडल्ट सिटीजन के वोटिंग की, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, सभी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। ओके, मेनी यूरोपियन कंट्री, देखो उस समय जो बहुत सारी यूरोपियन कंट्री डेमोक्रेसी में आई थी, डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी, उसमें वहां के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, हर किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं था।
बहुत सारी कंट्री में लोग जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी केवल वही वोट डाल सकते थे, ह्यूमन को वोट डालने का अधिकार नहीं था। यदि हम बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो वहां पर जो ब्लैक लोग थे, काले लोग थे, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था 1965 तक के। ओके, तो यहाँ पर अभी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक कंट्री में भी एक लड़ाई लगी हुई थी, एक स्ट्रगल था कि किस तरीके से जो हमारा वोटिंग राइट्स है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बने और सभी को, ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग मैन, वुमेन, रिच, पुअर, ब्लैक, व्हाइट, सभी को अधिकार हो वोटिंग का। इसको हम यूनिवर्सल सफरेज भी कहते हैं। The box here tells when universal suffrage was granted in many of the country। देखो यहाँ पर आपको बॉक्स दिया है पेज नंबर 11 में। यहाँ आपको मालूम पड़ेगा इस बॉक्स से कि कौन सी कंट्री में कब यूनिवर्सल एडल्ट सफराइज लागू किया गया है। जैसे न्यूजीलैंड में सबसे पहले 1893 में ये लागू हो गया, फिर 1917 में रशिया में, 1918 में जर्मनी में, 1919 में नीदरलैंड में, 1928 में ब्रिटेन में, 1931 में श्रीलंका में, 1934 में तुर्की में, 1944 में फ्रांस में और 1945 में जापान में, 1950 में इंडिया में। 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान अपनाया गया तो उसी के साथ हमारा एडल्ट फ्रेंचाइज या जो यूँ कहना चाहिए कि एडल्ट सफरेज है, यूनिवर्सल सफरेज है, वो लागू कर दिया गया इंडिया में। फिर 1951 में अर्जेंटीना में, 1952 में ग्रीस में, 1955 में मलेशिया में, 1962 में ऑस्ट्रेलिया में, 1965 में यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, 1978 में स्पेन में और 1994 में साउथ अफ्रीका में एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल सफरेज को लागू किया गया है। मतलब सभी को जो वोटिंग देने का अधिकार रहेगा, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, प्रॉपर्टी उनके पास हो या ना हो। ओके, तो इस तरीके से ये टेबल से हमें मालूम पड़ता है। ओके, तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि जो पहली कंट्री है 1900 के पहले जहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को अपना लिया गया था वो न्यूजीलैंड थी। ओके, तो इस मैप से हमें ये बात क्लियर होती है। आगे हम देखेंगे एंड ऑफ कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म का एंड, कॉलोनिज्म मतलब के जो ब्रिटिशर्स ने या दूसरे जो लोग थे किसी गरीब देश पे कब्जा कर रखा था, वो हम देखेंगे। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्रीज, देखिए एशिया और अफ्रीका की ज्यादातर कंट्री के अंदर एक लंबे समय के लिए यूरोपियन नेशंस, जो यूरोपियन देश थे, उनका कंट्रोल रहा है, उनकी कॉलोनी रही है। ओके, तो यहाँ के लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंट के लिए आवाज उठाई। इंडिया भी उसमें से एक ऐसा देश था जिन्होंने अपने इंडिपेंडेंट के लिए आवाज उठाई। यहाँ पर बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हुए हैं जिन्होंने सोचा कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो ब्राइट जब ही हो सकता है जब यहाँ कॉलोनियल रूल से आज़ादी हो। ओके, तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने आवाज उठाई और आवाज उठाने के बाद में 1947 के अंदर हमारी जो इंडिया है वो आज़ाद हो गई। ब्रिटिशर्स के रूल से या ब्रिटिशर्स के पंजे से हम आज़ाद हो गए और आज़ाद होने के जस्ट बाद हमने डेमोक्रेसी को अपनाया, मतलब 1950 के अंदर। और इसके अलावा बहुत सारे देश दुनिया में ऐसे रहे हैं जिन्होंने कॉलोनियल रूल से आज़ाद होने के जस्ट बाद ही डेमोक्रेसी को अपना लिया। हालांकि उनमें उतार चढ़ाव हुआ, बाद में कुछ आर्मी का शासन वहां हो गया और फिर से डेमोक्रेसी बाद में रिस्टोर हुई, लेकिन उतार चढ़ाव हुआ। जैसे कि अगर हम गाना की बात करें तो एक ये वेस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज है, तो यहाँ पर भी पहले कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था ब्रिटिशर्स का। वो गोल्ड कोस्ट कहा करते थे गाना को। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट मिली है 1957 में, इनको इंडिपेंडेंट मिली है, तो 1957 में ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री थी जिसको इंडिपेंडेंट मिली। और उसके बाद में दूसरी कंट्री ने भी यहाँ से इंस्पिरेशन लिया और कोशिशें करी अपनी आज़ादी के लिए। ओके, अब देखिए क्वामे एनक्रुमा, ये एक गोल्ड स्मिथ के सन थे और एक टीचर्स भी थे। ये एक एक्टिव रोल इन्होंने प्ले किया था वहाँ की स्ट्रगल के अंदर, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। तो इंडिपेंडेंस के बाद में वहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने और फिर बाद में घाना के प्रेसिडेंट भी बने। ये जवाहरलाल नेहरू के फ्रेंड भी थे। ओके, Soon after in 1966 he was overthrown by military। देखिए बाद में ये 1966 में
मिलिट्री के द्वारा इनको हटा दिया गया, मतलब मिलिट्री का शासन हो गया घाना के अंदर 1966 के अंदर। लाइक घाना मोस्ट कंट्रीज हैड बिकेम डेमोक्रेटिक आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस एंड मिक्स्ड रिकॉर्ड। तो ऐसे दुनिया में ज्यादातर कंट्री की जो रिकॉर्ड है वो मिक्स्ड रिकॉर्ड मिलते हैं कि पहले वो ब्रिटिशर्स की गुलाम थी, उसके बाद में वहां पर डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी के बाद में फिर से मिलिट्री का शासन हो गया, मिलिट्री के शासन के बाद में फिर से वहां पर जो डेमोक्रेसी है वो रिस्टोर हुई। तो अब इसका जो रिसेंट फेज है जो पेज नंबर 12 पे वो हम कल के लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपको ये पेज नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 का फर्स्ट पैराग्राफ रीड करना है, और इसके बाद में जो मैप है हमारे पेज नंबर 8 और 9 में उसको भी आपको अच्छे से समझना है। यू गो थ्रू ऑल द मैप्स ऑन पेज नंबर 8 एंड 9। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।